हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां पर आपको मिलती है प्रतिदिन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी स्टेनोग्राफी डिक्टेशन। दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। 100 शब्द प्रति मिनट की गति से शुरू होगा 5 सेकंड बाद। सुब्रमण्यम स्वामी किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। उनकी शैक्षणिक विरासत खुद ही इसकी गवाह है। दिल्ली के हिंदू कॉलेज और आईएसआई कलकत्ता से पढ़कर उन्होंने हार्वर्ड से 1965 में महज 26 साल की उम्र में अर्थशास्त्र से पीएचडी की डिग्री ली, जहां उनके गाइड नोबेल विजेता साइमन कुंजैट होते थे। पीएचडी के तुरंत बाद ही वे फैकल्टी में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर लग गए। हार्वर्ड में प्रवास के दौरान ही वे लोवेल हाउस में रेजिडेंट ट्यूटर भी रहे। यह एक दिलचस्प काम था, क्योंकि इसमें रहने को एकाध कमरे मिल जाते हैं, जहां जलावन तापने के लिए एक फायरप्लेस भी होता है। 1982 में जब मैं इस पद पर पहुंचा, तब मुझे भी रहने के लिए वही कमरे मिले थे। पैरा इत्तेफाक यहीं खत्म नहीं होते। हार्वर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट में मुझे 1737 कैम्ब्रिज स्ट्रीट पर जो कमरा रहने को मिला, स्वामी उसमें भी रह चुके थे। बस इतना ही। इसके आगे स्वामी की मेधा और अकादमिक उपलब्धियों के साथ मेरा कुछ भी साझा नहीं है। पैरा जब वे हार्वर्ड में अर्थशास्त्र पढ़ा रहे थे, आरएसएस के एक विचारक माधवराव मुल्ले की उन पर नजर पड़ी। मुल्ले ने उन्हें भारत वापस आने का न्योता दिया। स्वामी को जनसंघ की ओर से 1974 में उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में एक सीट दे दी गई। आपातकाल के दौरान कांग्रेस ने उन्हें उनके चर्चित स्कॉलरेट पिंपरनेल कृत्य के चलते संसद से बाहर कर दिया था, जिसके चलते उनका कार्यकाल खत्म हो गया था। पैरा केवल इंदिरा गांधी ही स्वामी से सतर्क नहीं रहती थी। अटल बिहारी वाजपेयी भी उन्हें खतरनाक मानते थे। जाने क्या वजह थी कि वाजपेयी को स्वामी की महत्वाकांक्षाओं से डर लगता था। स्वामी ने कुछ संकेत भी दिए थे कि वे खुद को भविष्य में इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे थे। वे बन भी जाते अगर उनकी अति महत्वाकांक्षा उन पर हावी नहीं होती। लेकिन वाजपेयी और आडवाणी ने यह सुनिश्चित किया कि वे बीजेपी छोड़कर चले जाएं। पैरा एक अर्थशास्त्री के रूप में स्वामी की प्रतिष्ठा ऐसी थी कि चीन को आईडीए से रियायती ऋण प्राप्ति के योग्य बनाने के लिए उसकी प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा कम करके दिखाने के लिए विश्व बैंक ने उनके और हार्वर्ड के एक प्रोफेसर ड्वाइट परकिंस के किए अध्ययन पर भरोसा जताया। इसके चलते कम लागत वाले आईडीए ऋण में भारत की हिस्सेदारी करीब आधी रह गई। जाहिर है, इस काम के लिए तत्कालीन चेयरमैन डेंग शाओपिंग ने दोनों अर्थशास्त्रियों का बीजिंग के ग्रेट हॉल में सम्मान भी किया। परकिंस की तरह ही स्वामी भी मंडारिन भाषा जानते हैं और चीन की अर्थव्यवस्था के गहन जानकार हैं। भारत सरकार उनके अनुभवों से काफी कुछ सीख सकती थी, लेकिन अरुण जेटली ने हर संभव प्रयास किया कि वे मोदी के
करीब न आए। पैरा, यदि वे पहुंच जाते और मोदी उनकी बात सुन लेते तो शायद भारत की अर्थव्यवस्था फंसी न होती जैसी आज है। अपनी पुस्तक रीसेट रीगेनिंग इंडियाज इकोनॉमिक लेगसी में स्वामी भारत के वर्तमान संकट को शानदार तरीके से समझाते हैं। वे भी उसी बात की पुष्टि कर रहे हैं जो उनके कद का कोई भी अर्थशास्त्री कर रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था डूब रही है। वे लिखते हैं कि जीडीपी की वृद्धि दर इस वित्त वर्ष में गिरती जाएगी और 5.8% की सालाना दर या पहली तिमाही से भी नीचे चली जाएगी। सच यह है, इतना ही नहीं, कई लोगों को ऐसी भी शंका है कि जीडीपी की वास्तविक वृद्धि दर इससे भी नीचे है। पैरा, इसे पुष्ट करने के लिए स्वामी अरविंद सुब्रमण्यम को उद्धृत करते हैं, जिन्हें सरकार से बाहर निकलने के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ कि जीडीपी में बढ़ोतरी वास्तव में आधिकारिक दावों की तुलना में करीब 2.5% कम ही रहेगी। अल्पकालिक दौड़ में स्वामी को कोई खास उम्मीद नहीं दिखती। इसके समर्थन में वे डॉक्टर रतिन रॉय को उद्धृत करते हैं, जो हाल तक प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में होते थे, कि बजट अनुमानों के विश्वसनीय होने के लिए राजस्व प्राप्ति में जीडीपी के 1.1% के बराबर बढ़ोतरी की जरूरत होगी, जबकि केंद्रीय बजट में अधिकतम 0.12% की ही छूट है। पैरा, रीसेट भारतीय अर्थव्यवस्था के मर्ज को समझाती एक बेहतरीन किताब है। इसमें सरसरी तौर से भारत के आर्थिक इतिहास का भी खाका खींचा गया है। औपनिवेशिक दोहन से लेकर नौकरशाही के मक्कड़ जाल में फंसे विवेकहीन केंद्रीय नियोजन के चलते गंवा दिए गए मौके और यूपीए 1 व 2 में गंवाए गए अवसरों और आमतौर से भारतीय चिंतक और नेता जिस मैं के चक्कर में फंसे रहते हैं, इस पुस्तक में वैसी निजी मान्यताएं या विश्वास नहीं है। किताब आंकड़ों से भरपूर है, हर निष्कर्ष आंकड़ों से समर्थित है, कहीं भी शब्दों की जुगाली नहीं है। स्वामी ने यहाँ अपना उत्कृष्ट दिया है। पैरा, किताब का उपयोगी हिस्सा हालांकि पृष्ठ 161 पर खत्म हो जाता है, जिसके बाद 16 पन्ने का एक परिशिष्ट है। मुझे लगता है इसे बाद में जानबूझकर डाला गया होगा। इसका शीर्षक है टूवर्ड्स ए न्यू आइडियोलॉजी ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, जिसमें आरएसएस के अग्रणी विचारकों माधव सदाशिव गोलवलकर और दीनदयाल उपाध्याय द्वारा दी गई कुछ प्रस्तावनाएं भी दोहराई गई है। इस हिस्से का अंत इन वाक्यों से होता है, आज 2019 में भारत की जीडीपी अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरे स्थान पर है। अगले 10 साल में भारत के पास चीन से आगे बढ़ जाने की ताकत मौजूद है और फिर वह अमेरिका को भी चुनौती दे सकता है, क्योंकि तीव्र वृद्धि के लिए जरूरी नई प्रौद्योगिकी के नवाचार की क्षमता का मुजाहिरा भारत पहले ही कर चुका है। पैरा, जहां तक प्रौद्योगिकी के नवाचार की बात है, एक महान नवाचार न्यूक्लियर भौतिक विज्ञानी डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने भी 1996 में किया था, जब उन्होंने तमिलनाडु के किसी गांव से रामर पिल्लई रामर नाम के एक शख्स को ढूंढ निकाला,
जो किसी औषधीय फार्मूले से पानी से गैसोलीन बनाने का दावा करता था। उसका कहना था कि यह चमत्कार बोसवेलिया ओवेलियो फेलियोलेटा नाम के पौधे से मुमकिन होता है। पाई स्टॉप। तो दोस्तों, आज की आपकी यह डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से थी। दोस्तों, इसका ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कीजिए और यह केवल आपके स्किल टेस्ट की तैयारी के लिए एक अभ्यास मात्र है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।